महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने सबसे पहले नैक एक्रेडिशन किया A++ ग्रेड में, फिर UGC कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय बना, उसके बाद एडू रैंक में, उसके बाद NIRF में, उसके बाद QS रैंकिंग में, उसके बाद टाइम्स हायर रैंकिंग में, उसके बाद बोगा रैंकिंग जो अभी हुई है, और इसके साथ QS एशिया में सभी रैंकिंग्स में पार्टिसिपेशन लगातार विश्वविद्यालय कर रहा है। जिस तरह से हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ के लोग मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 1000 नए ऐसे स्टार्टअप खड़े करेंगे कुछ वर्षों में, जिनका 100 करोड़ और 500 करोड़, 1000 करोड़ टर्नओवर होगा। तो मुझे लगता है कि हम रुहेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप्स का पूरा एक जाल बिछाएंगे और हमारे 50 से भी ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप्स जगह जगह अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों में MJPRU को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शिक्षा, शोध और नवाचार को लेकर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रैंकिंग में सुधार आया है और कई जो रैंकिंगों में जो विश्वविद्यालय है उसने अपनी जो रैंकिंग का स्तर है उसमें उपलब्धि भी हासिल की है। और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यहाँ का RIF सेंटर है उसके ज़रिए भी जो लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, लोगों को लर्निंग के साथ अर्निंग की जो बेहतर सेवाएँ हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं एक ही छत के नीचे। तो इससे जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग है वो बड़े लेवल पर सुधरती हुई नज़र आ रही है। विश्वविद्यालय अब आगे अपनी रैंकिंग को और बेहतर करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेगा और अब इसमें और नई क्या चीज़ें जोड़ी जाएंगी, इनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलपति डॉक्टर KP सिंह। देखिए, भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कोरोना के समय में एक तरह से आई और उसके बुरे वक्त में आने के बाद भी जिस गति से पूरे देश भर में शिक्षा में नवाचार और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ी है वो सराहनीय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान के अनुसार उनका कहना है कि भारत के अधिक से अधिक संस्थान विश्व रैंकिंग में आने चाहिए और तभी से सब लोग इसमें जुटे हैं। हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का ये एक तरह से अभियान चला है कि उच्च शिक्षा के संस्थान अच्छी रैंकिंग के साथ न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना स्थान बनाए। उसी के तारतम्य में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने सबसे पहले नैक एक्रेडिशन किया A++ ग्रेड में, फिर UGC कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय बना, उसके बाद एडू रैंक में, उसके बाद NIRF में, उसके बाद QS रैंकिंग में, उसके बाद टाइम्स हायर रैंकिंग में, उसके बाद बोगा रैंकिंग जो अभी हुई है, और इसके साथ QS एशिया में और एनवायरनमेंट में भी, सस्टेनेबिलिटी में भी, सभी रैंकिंग्स में पार्टिसिपेशन लगातार विश्वविद्यालय कर रहा है। और मेरे विश्वविद्यालय के छात्र, मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षक जिस मेहनत और जिस लगन से, और यहाँ का स्टाफ सेल्फ ट्रिगर्ड है, अपने आप काम करता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस रैंकिंग में कब अप्लाई किया गया, कैसे अप्लाई किया गया, ये मुझे नहीं पता। टीम इतनी पारंगत है कि वो अपने आप काम करती है। कभी उनको कोई आवश्यकता होती है किसी तरह की तो मेरे पास आते हैं, लेकिन जो एक उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ आया था कि सेल्फ ट्रिगर्ड यूनिवर्सिटी वो अपने आप काम करे, किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े, उस दिशा में पहुँची। और हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने 42 नए कोर्सेज़ को हमारे यहाँ मान्यता दी है। और मैं खुशी के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उन सारे इनोवेटिव कोर्सेज़ में, चाहे वो BA ऑनर्स इन हेल्थ इकोनॉमिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर फैकल्टी हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हों, चाहे साइबर लॉ और दूसरे कोर्सेज़ हों, सारे कोर्सेज़ में हमारे अच्छे एडमिशन्स हुए हैं, अच्छे एडमिशन्स बढ़ रहे हैं। विदेशों के बड़ी संख्या में छात्र हमारे यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई देशों से हमारे यहाँ बराबर क्वेरी आ रही है और छात्र हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं।
और ये एक दूर दराज पिछड़े क्षेत्र में रचा बसा विश्वविद्यालय अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनने की तरफ बढ़ रहा है। और ये सारा का सारा श्रेय और सारा का सारा क्रेडिट एक अच्छे एकेडमिक एटमॉस्फेयर को जाता है, और जिसको बनाने में हमारी गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सबसे ज़्यादा सारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का वातावरण दिया है, हैसल फ्री वातावरण है, फंडिंग के नए नए स्रोत खुले हैं, इंडस्ट्री आगे आ रही है, CSR फंड बढ़ रहा है, रिसर्च के नए नए आयाम खुल रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर इंडस्ट्री हमारे यहाँ जुड़ रही है। इन सब के साथ साथ जो एक अच्छा वातावरण बना है, उस सब का परिणाम है कि विश्वविद्यालय नई नई रैंकिंग को पा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ के लोग मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जिस तरीके से लगातार नवाचार हो रहे हैं और जो शिक्षा है उसमें शोध के जरिए और भी कई आयाम हासिल किए जा रहे हैं, RIF सेंटर भी हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले भविष्य में जो छात्र हैं वो लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए भी अवसर उनको मिलने वाले हैं? देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए, इतने वर्ष बाद विश्वविद्यालयों को ये अनुमति मिली है, ये लिबर्टी मिली है कि वो सेक्शन 8 कंपनी खोल के अपने इनक्यूबेटर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला सेक्शन 8 कंपनी एस्टेब्लिश करके और हमने रुहेलखंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन बनाया, तो हम लोगों को काफ़ी अड़चन आई, लेकिन जैसे वो अड़चनें दूर हुई और हमारा इनक्यूबेशन सेंटर बना, तो तुरंत इसके साथ हमने अपनी गवर्नर मैडम को इन्फॉर्म किया। तो गवर्नर मैडम ने सभी विश्वविद्यालयों को लेटर लिख के कहा कि इस तरह से सेक्शन 8 कंपनी बना के इसको चलाना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितने स्टार्टअप्स होते हैं उनको अगर हम सीड फंड्स देते हैं, 15% उनसे इक्विटी लेते हैं, तो जैसे ही वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनते हैं, तो जब एग्ज़िट करते हैं तो हमारे इनक्यूबेटर को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और मुझे आपके साथ जान के बहुत खुशी हो के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा इनक्यूबेटर है, रुहेलखंड इनक्यूबेशन सेंटर, जिसको विश्वविद्यालय ने 100% कॉरपोरेट सेक्टर्स के हेल्प से बनाया है। इसमें सरकार का कोई भी पैसा हम लोगों ने ख़राब नहीं किया, लगाया नहीं। और इसका जो डे टू डे रनिंग भी है, ये सब CSR फंड से, स्टार्टअप्स के फंड से, इन्वेस्ट के फंड से, हमने जितने एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जितने बैंक्स के में हम लोगों ने सब जो सर्च किए, अच्छे कॉरपोरेट अकाउंट्स किस किस के हैं, उन सब की हम लोगों ने मीटिंग की, उन लोगों को बताया कि हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आसपास के बहुत अच्छे कैलिबर वाले स्टूडेंट्स आते हैं, उनके अच्छे आइडिया के साथ आते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करिए। उन्होंने भी हम लोगों को फंड्स देने का काम किया। और इस तरह से क्योंकि हर बिजनेसमैन को डाइवर्सिफाई करना है, अपना नया बिजनेस खोलना है, तो अगर उन्हें अच्छे आइडिया मिलेंगे तो निश्चित वो आगे आते हैं। और ये एक सक्सेस स्टोरी है। और मुझे लगता है कि पूरे पांचाल रीजन में, इस रुहेलखंड रीजन में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 1000 नए ऐसे स्टार्टअप खड़े करेंगे कुछ वर्षों में, जिनका 100-100 करोड़ और 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ टर्नओवर होगा। और ये पिछड़ा इलाका इंडस्ट्री का हब बन जाएगा, क्योंकि रुहेलखंड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी अच्छा है, भरपूर पानी है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और कस्मोपॉलिटन टाइप कल्चर है। यहाँ किसी का प्रभुत्व नहीं, यहाँ सबका प्रभुत्व है। तो मुझे लगता है कि हम रुहेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप्स का पूरा एक जाल बिछाएंगे और हमारे 50 से भी ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप्स जगह जगह अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं और वो सब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। हमारी अच्छी मेंटर की टीम है और हमारा इंक्यूबेशन सेंटर दुनिया भर के 150 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा है, जहाँ से आइडिया भी इंपोर्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी आते हैं, कोलैबोरेशन भी होता है। और बाई चांस अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट का फंड नहीं है, आइडिया अच्छा है, तो हम नोएडा वाले इंक्यूबेटर से उनको मदद कराते हैं। यहाँ से नहीं होता तो हम रोपड़ वाले से कराते हैं, हम मंडी वाले से कराते हैं, हम काशीपुर से कराते हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी स्टार्टअप आता है, ऑलमोस्ट सबको कहीं से न कहीं से हम इन्वेस्टमेंट दिलवाते हैं
और वो अलग अलग जगह जाकर अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में कितने हमारे यहाँ से स्टार्टअप? देखिए, हम स्टार्टअप्स को ज़्यादा नहीं रोकते। जी। हमारा टारगेट है कि एक टाइम में हम 50 से ज़्यादा लोगों को नहीं रखेंगे, जी। और हमारा टारगेट भी होता है कि हम 6 महीने में उनको एग्ज़िट कर ही देना है अब हमारे यहाँ से, क्योंकि नए लोग आएंगे। जी। और हमारा काम है, जैसे ही स्टार्टअप आता है उसका आइडिया हम लोग सुनते हैं। आइडिया सुनने के बाद फिर सारी हमारी टीम बैठती है, उसको कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी छत के नीचे है। सीए की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। आइडिया जनरेशन की, आइडिया नर्चरिंग की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी डीपीआर बनाने की एक टीम बैठी हुई है। पूरे उनको अकाउंट्स के हम डिटेल्स दे देते हैं, ईमेल फ़ोन नंबर देते हैं, ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, आप इनके साथ कम्युनिकेट करिए। उसके साथ उसको डे टू डे बैठने के लिए हम लोग स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं। आइडिया रूम अलग से है। 4 बैंक हैं हमारे, बैंकों के साथ उनका इंटरेक्शन कराते हैं। कई बार लोग प्रोजेक्ट लिखते हैं लेकिन नेट से उठाकर सीधी डीपीआर बना देते हैं, वो एक्चुअल फिजिबिलिटी नहीं होती। तो पूरी उनकी मॉनिटरिंग और मेंटरिंग करके एक अच्छा डीपीआर बनाते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है, स्टार्टअप जो होता है, उसको एक काम नहीं करना, उसको सब कुछ करना होता है। उसको रिक्रूटमेंट भी करना होता है, उसको फाइनेंस भी देखना होता है, उसको मैनेजमेंट भी देखना होता है, उसको सोचना भी होता है, उसको कनेक्टिंग नेटवर्किंग भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। इसलिए तो वो एंटरप्रेन्योर है, अदरवाइज वो जनरल स्टूडेंट नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो इतनी सारी चीज़ें करने के लिए हमारे यहाँ वो पैंट में हाथ डाल के आता है और हमारे इनक्यूबेटर में आता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस दिमाग अगर उसके पास है तो वो बैठता है, सब कुछ यहाँ मिलता है, और उसके बाद 6 महीने में वो सक्षम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एनहांस करके फिर 1 ईयर तक उसको परमिट करते हैं। 1 साल के बाद हम कहते हैं भाई अब आप चलना सीख गए, थैंक यू वेरी मच, वी विल सी अनदर वन। तो एक अच्छा प्रोग्राम है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के बाज़ार के लोग, यहाँ के इंडस्ट्री के लोग, वो खुद आ रहे हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी दूर दूर से पकड़ के लाते हैं, और हम सब लोग एक अच्छा देश बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को लक्ष्य दिया है 2047 तक विकसित भारत बनना है। तो सोचने से तो नहीं बनेगा, करने से बनेगा। इसलिए हम लोगों को एक भी छात्र को बिना काम के नहीं छोड़ना। आइदर ही विल गो फॉर द जॉब, या वो सेल्फ अपना बिजनेस करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोलेगा, दूसरे के साथ इन्वॉल्व होगा, या विदेश जाएगा। हम लोगों ने 7 से भी ज़्यादा देशों के साथ तालमेल किया, और हमारे बड़ी संख्या में विदेश के बच्चे भी आते हैं, वो भी इनक्यूबेटर बनते हैं, वो भी अपने यहाँ की समस्याएं बताते हैं, आइडियाज़ बताते हैं। सबका एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है कि बरेली भारत के साथ कंट्रीब्यूट करेगी, और हम भारत का एक प्रमुखतम हिस्सों में से एक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।